पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बात हम लगातार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र को केवल 2 पेज की रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में केवल घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया गया। पंजाब सरकार ने सिर्फ ये बताया है कि पीएम के रूट पर अचानक से प्रदर्शनकारी पहुंचे, लेकिन ये सब हुआ कैसे और सुरक्षा में क्या कोई चूक थी, इस बात की जांच अभी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन के अंदर पंजाब सरकार को घटना की रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जिस पर रिपोर्ट भेजी भी गई, लेकिन फिर गृह मंत्रालय की तरफ से एक अलग कमेटी बनी है जो इस मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है और तेजी से जांच को आगे बढ़ाया भी गया है। इसमें कई पंजाब पुलिस के अफसर भी तलब हुए, उनसे भी पूछताछ हुई। साथ ही जानकारी ये भी कि करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है। ये बड़ा मसला है, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं और इंडिया न्यूज, आपका अपना चैनल, जो उसी दिन रात 8 बजे अपने शो में इस बात को उठाता है कि कहीं इसके पीछे कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, और यही गूंज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। आतंकी साजिश के सबूत क्या कुछ हैं, ये आपको मेरे सहयोगी तुषार बताएंगे ग्राफिक स्टूडियो से। तुषार। बिल्कुल रचना, और आतंकी साजिश को लेकर तमाम चर्चाएं जो चल रही हैं उसको लेकर कई ऐसे सबूत हैं जो कि समझना जरूरी है। 5 सबूतों का जिक्र करेंगे। सबूत नंबर 1 का सबसे पहले जिक्र करते हैं। एसएफजे का भड़काऊ वीडियो जो सामने आया, जिस भड़काऊ वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा सबूत नंबर 2, खालिस्तानी एनिमेटेड वीडियो जिसकी पटकथा पहले ही लिख दी गई थी, वो एनिमेटेड वीडियो एक बहुत बड़ा सबूत है। वो ये बताती है कि एक बड़ी साजिश इसमें हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा सबूत अगर देखें तो 3 जनवरी को एसपीजी की जो चिट्ठी है वो भी एक बहुत बड़ा सबूत है। वो भी एक आतंकी आशंका की तरफ, एक साजिश की तरफ एक बड़ा सबूत बनता है। सबूत नंबर 4 जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी मेमो का मामला है। ये भी एक बड़ा सबूत बनकर कोर्ट में खड़ा है और ऐसे में लगातार इस बात की वकालत कर रहा है कि एक साजिश हो सकती है। और सबूत नंबर 5 का भी हम जिक्र करेंगे। सबूत नंबर 5 है प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते वो पुलिस वालों की तस्वीर। जो पुलिस वाले वहां पर सुरक्षा में थे, जो तमाम प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचे थे, वो एक साथ चाय पी रहे हैं। वो वीडियो भी एक बहुत बड़ा सबूत है। रचना, इन सभी सबूतों को एक एक करके हम खंगालेंगे भी तुषार, और आप इनके बारे में तुषार जानकारी जो दे रहे थे, तस्वीर आप मेरे बराबर में चलते हुए देख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठे होते हैं, उनके आसपास घेरा बनाकर एसपीजी के कमांडो आपको दिख रहे हैं खड़े हुए, सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो कि पैनी निगाह बनाकर ये देख रहे हैं आसपास कि कहीं कोई असामाजिक तत्व पास करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसे में काफी ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी अचानक से आते हैं, काफिले को रोक देते हैं और नतीजा फिर ये रहा कि फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा और फिर वापस लौटना पड़ा। इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। पीके मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अश्विनी दुबे भी हमारे साथ हैं। पीके मिश्रा जी, जिस तरीके की तस्वीरें अभी सामने आ रही थी, तस्वीरें अभी चल भी रही हैं इनफैक्ट टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री अपनी कार में बैठे होते हैं, एसपीजी ऑफिसर्स जो हैं वो घेरा बना लेते हैं एक तरीके से अपनी बंदूकों के साथ में, और बहुत पैनी नजर के साथ वो इधर उधर देख रहे हैं। थोड़ा सा प्रोटोकॉल अगर आप हमें समझा पाएं, हमारे दर्शकों के लिए समझा पाएं, क्योंकि 6 लेयर सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री चलते हैं। पंजाब सरकार खुद को बचाने के लिए ये भी कह रही है कि क्यों प्रधानमंत्री तो खुद की अपनी सुरक्षा घेरे में चलते हैं, भाई सारा ठीक रहा, हम पर ही क्यों फोड़ना। जरा समझाइए दर्शकों को क्या प्रोटोकॉल होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी इसमें क्या थी। अभी अश्विनी दुबे जी बता रहे थे प्रोटोकॉल क्या होता है, और मैं तो एसपीजी में रहा हूं, मेरे को पता है प्रोटोकॉल क्या होता है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें ना बताए कि पीएम का सिक्योरिटी के ऊपर प्रोटोकॉल और ब्लू बुक क्या बोलता है, ये सब आईवास है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के कारकेट को जो इनर कॉर्डन और क्लोज प्रोटेक्शन टीम होता है वो एसपीजी का है, जो कि प्रधानमंत्री के चारों तरफ इर्द गिर्द वो रहते हैं और उनको कोई इमीडिएट अटैक से बचा करके कोई सेफ हाउस को या सेफ जगह को इवैक्यूएट करके ले जाते हैं। लेकिन वो 8-10 कमांडो जो होते हैं, वो कोई बड़े तादाद, अगर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो फाइट नहीं कर सकते, उनके पास बड़े हथियार नहीं होता है, उनके पास क्लोज क्वार्टर बैटल सीक्यूबी वेपन्स होता है। ये देखिए, जो प्रदर्शनकारी पीएम के कारकेड के पास आए वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन ब्लू बुक के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी इतना नजदीक नहीं आ सकते हैं। और कौन उनको भेजा? क्या पुलिस वहां नहीं था? अब ये तो है डीजी पुलिस का कर्तव्य है, जो उन्होंने बिल्कुल कर्तव्य नहीं किया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 2 पॉइंट जो अश्विनी जी बता रहे थे कि
पाकिस्तान जो है एयर स्पेस 10 या 14 किलोमीटर दूरी पर था, वो आर्टिलरी फायर हो सकता है। मैं दो चीज बताता हूं, जहां प्रदर्शनकारी थे ये भी सामने में आया कि खालिस्तानी एलिमेंट जो है उनको इंसाइट किए थे। कोई ऐसा भी हो सकता था कि स्नाइपर राइफल जो है प्रदर्शनी के पास हो सकता था, और स्नाइपर राइफल जो है बुलेट प्रूफ ग्लास को पेनिट्रेट करके जा सकता है। दूसरा है, हम नहीं भूल सकते हैं कि ईरान का जो है डिफेंस चीफ कासिम सुलेमानी, वो ड्रोन अटैक उनको हुआ था और उनका गाड़ी उड़ा दिया गया था। अब प्राइम मिनिस्टर हमारा कंट्री का जो है वो एक वर्ल्ड लीडर है, वो 15 से 20 मिनट तक टारगेट बन के फ्लाईओवर में बैठे रहे। क्या पाकिस्तान और चाइना को हम मौका दिए थे कि ड्रोन अटैक करके उनका जान ले सकते थे? इस टाइप का खतरा पीएम का था। और ये जो है प्रोटोकॉल में पंजाब अपने आप को चंदी सरकार ने बचाना चाहता है और डीजी पुलिस को बचाना चाहता है, चीफ सेक्रेटरी को बताना चाहते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में जो चीज है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब प्रधानमंत्री ने लैंड किए बठिंडा में, ना चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं आए, कोरोना के लिए डर रहे, तो बात अलग हो गया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी डीजी पुलिस कहां गए? क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि पीएम को आकर के रिसीव करना और पीएम के साथ कारकेट के पीछे चलना? और रास्ते में एसएसपी फिरोजपुर गायब है, बिल्कुल, कलेक्टर गायब है, डीएम गायब है। इस तरीके का उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल, ये इस तरीके का कोई भी जेस्चर नजर नहीं आया और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं। अश्विनी जी, अगर देखें, एक तो अब एनआईए के अधिकारी इस पूरी जांच में शामिल हो जाएंगे और वो इस पूरी जांच को आगे कंडक्ट करेंगे। दूसरा, अगर लगातार हम देखें जिस तरीके के ट्वीट्स चन्नी साहब की तरफ से किए जा रहे हैं, कल रात भी उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डर रहे हैं, प्रधानमंत्री के डर को लेकर वो लगातार निशाना साध रहे हैं। ये तमाम राजनीति है, अलग है, लेकिन कोर्ट के दरवाजे पर एनआईए की जांच होगी, एनआईए के अधिकारी जांच करके लेकर आएंगे, उसमें जिम्मेदारी तय होगी। आपको भविष्य की जांच किस तरह की नजर आ रही है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उन अधिकारियों की जो अधिकारी इसके पीछे थे, जिनसे चूक हुई, सरकार के लेवल पे, डीजीपी के लेवल पर या किसी और अधिकारी के लेवल पर? आपको आगे क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो वीडियो शेयर किया गुरु बलवंत सिंह पन्नू का, जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है सिर्फ फॉर जस्टिस का, उसके वीडियो से जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है वो प्रूव होता है। दूसरा, आपने बड़े अच्छे बात कहा, एनिमेटेड वीडियो जो पहले आ जाता है, अगर हम देखें तो एग्जैक्टली उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम हुआ, तो एनिमेटेड वीडियो को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा, जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी पीएम जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और एक लॉ का फ्रेमवर्क में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर जब विजिट करते हैं तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मैंने एग्जीक्यूटिव उनको रिसीव करेगा, उनके साथ उनके कारकेड में शामिल होगा। तीसरा, जो एनआईए की जांच की बात हो रही है, निश्चित तौर पर एनआईए जैसी प्रीमियर एजेंसी जब इसमें जांच करेंगी तभी ट्रुथ इसमें प्रिवेल होगा। देखिए, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक्ट के मुताबिक। लॉ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब एक पार्लियामेंट ने स्पेशल लॉ पास किया हुआ है जिस लॉ में साफ तौर पर कहा गया है, जैसा मिश्रा साहब ने कहा कि क्लोज सर्किट में आप प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन आर्टिलरी अटैक से, ड्रोन अटैक से, जैसा ईरान में हुआ, उन चीजों से आप नहीं कर सकते। और जब फ्लाईओवर के ऊपर हो, कोई भी बम्बार्डमेंट करके फ्लाईओवर को भी गिरा सकता था और 20 मिनट तक फंसे रहना, तो मैं समझता हूं कि बड़ा फेलियर है और छोटा मोटा फेलियर। और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर तो एक पॉलिटिकल गिमिक के तहत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए डीजीपी की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी की। होता क्या है कि आप देखिए वेस्ट बंगाल के केस में जिस तरह से वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद डीजीपी को वहां के बुलाया जाता है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, डीओपीटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स होते हैं, भले वो स्टेट काडर में होते हैं, और वो वहां नहीं रहते। ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और एक तीसरा मैं पहलू आपको बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है तो एक एक मिनट का इंटेलिजेंस जो है शेयर होता है कि इस रूट पर चले, इस रूट से नहीं चले, और अगर ऐसा लगता है कोई अप्रिय घटना हो सकती है तुरंत रूट उसमें बदल दिया जाता है। लेकिन यहां पर इस तरह से कोई भी इंटेलिजेंस की तरफ से मैसेज नहीं है। अश्विनी जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना, पत्रकारिता के पूरे करियर में ऐसी कोई खबर नहीं सुनी जैसा कि अब हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुकता है और अब इसे हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी।
देश को नहीं भूलना चाहिए कि 2 प्रधानमंत्रियों को हमने खोया है। और इसी बीच हम आपको लेकर चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। के दौरान भी चुनौतियों का सामना करते हुए, हर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आलोचना और प्रत्यालोचना की परवाह किए बगैर बेहतरीन परिणाम दिया। और आज इसका परिणाम है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन की सराहना उत्तर प्रदेश की सभी ने की। ये एक टीम वर्क था। हम लोगों ने एससीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर हेमंत की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन की एक एक्सपर्ट ग्रुप भी तैयार किया था। और यह न केवल अपने संस्थान में बल्कि राज्य के अंदर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हर एक मेडिकल संस्थान को इन सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन्हें बराबर अपना गाइडेंस देता था। उन्हें आगे बढ़ाने का हमारी क्या वर्तमान में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता था। और परिणाम रहा कि अंततः कोरोना के प्रथम 2 लहर में प्रदेश सरकार ने देश के अंदर बेहतरीन करने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। और मुझे लगता है कि यही किसी संस्थान के प्रति आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करता है। वर्तमान केवल जीने के लिए नहीं होता है। वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो यह अतीत की उपलब्धियों के साथ ही भावी योजनाओं का एक दर्शन भी होता है। अगर हमारे पास अतीत की उपलब्धियां नहीं है और हमारी कोई भावी योजना नहीं है तो फिर हम अपने वर्तमान को भी आनंद से नहीं जी सकते हैं और अपने वर्तमान के साथ हम स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर सकते हैं। एसजीपीजीआई ने अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है और जब एसजीपीजीआई अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है तो उसके 2 कारण हैं। एक, एसजीपीजीआई ने अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा को सदैव बनाए रखने का प्रयास किया, उन उपलब्धियों के साथ कुछ जोड़ने का प्रयास किया और साथ साथ अपने वर्तमान के साथ भावी योजनाओं के साथ भी वह निरंतर चलता रहा। आज इसका परिणाम है कि एसजीपीजीआई अपने गौरवशाली अतीत के साथ साथ भावी उपलब्धियों पर भी गौरव की अनुभूति कर सकता है और हर प्रदेशवासी इसे मेडिकल के क्षेत्र का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आपके एसजीपीजीआई को सदैव स्मरण करता है और उसकी पहली प्राथमिकता होती है। मैं कोविड-19 के दौरान भी देख रहा था, कोई भी प्रदेश का एक कॉमन मैन हो या कोई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति पीपीआई हो, वह भी पहली प्राथमिकता उसकी होती थी कि मुझे एसजीपीजीआई में जगह मिल जाए। एसजीपीजीआई उसकी पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। लेकिन हम सबको इस बारे में देखना होगा कि हमें समय के अनुरूप अपने आप को हमेशा तैयार करना होगा।